है हाँ। और जरूरत के लिए हमको सारी चीजें सीज करते हुए, हाँ। लेकिन ये अच्छा, एक मिनट श्याम जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। कांग्रेस के विधायक हमारे साथ है, रफीक टाक साहब है। टाक साहब, स्वागत है आपका। रफीक खान साहब, माफ करिएगा, रफीक खान साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, ये बताइए, अभी देखिए श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ हैं। बार बार इस बात को लेकर जिक्र है, अगर एक इलाका पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका है और सबसे बड़ी मजबूरी है कि अभी घरों में लोग वहां पर मौजूद हैं, वहां की बसावट इस तरीके की है कि वाकई में वहां से क्वारंटीन में रखना भी सबसे बड़ा एक तरह से कहा जाए कि आफत मोल लेना है, क्योंकि एक के ऊपर एक लोग रहते हैं फ्लोर के ऊपर। सर, ये पूरा रामगंज का इलाका इस वक्त राजस्थान क्या पूरे देश में सुर्खियों में बन चुका है कि भाई 370 380 केसेस जहां से आते हैं, एक मोहल्ले से, एक कॉलोनी से, ये तो पूरा इलाका संक्रमित है। किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाएगा? कैसे कोई प्लान तैयार किया जा रहा है क्या? ऐसा है हाँ। कि अगर अपन बात एलिगेशन की और वैसी बात करें हाँ। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। जब जिस वक्त सरकार, केंद्र सरकार मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में मस्त थी, हाँ। उस वक्त ये गुजरात के एमएलए को तोड़ने में मस्त थे और हाँ। राहुल गांधी के लिए अपील करी कि इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद कर दी जाए, हाँ। हाँ। और बंद कर दी गई होती तो कोरोना वायरस कहीं नहीं आता। हाँ। इंडिया में पहुंच ही नहीं थी, उत्तर इंडिया में नहीं था। हाँ। राहुल जी ने कहा था कि इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद कर देनी चाहिए, लेकिन ये मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में व्यस्त थे, ये उसी में मस्त थे, इनको कोई कोरोना वायरस की चिंता नहीं थी। हाँ। बहरहाल, जहाँ तक जयपुर की बात और आप बार बार रामगंज की बात हो रही है, मैं आदर्श नगर का विधायक हूँ। थोड़ा बहुत एरिया रामगंज का मुझे लगता है काफी मेजर एरिया मुझे लगता है, हालांकि आदर्श नगर विधानसभा वाले एरिया में ज्यादा अफेक्ट नहीं है। अफेक्ट कोरोना वायरस का छोटा मोटा हर जगह है, लेकिन ये जो अफेक्ट है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। और जो जिस पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है, रामगंज में एक एरिया है जो फूटा खुर्रा कहलाता है, उसके पास में एक रास्ता है, जगन्नाथ शाह का रास्ता, और उस एरिया में ये इनिशियल रूप में फैला। तो अभी जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, आप बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जो इनिशियल लेवल पे जब हमने पेशेंट एसएमएस में आया, ये सब पेशेंट जिसकी बात हो रही है, और उनके कॉन्टैक्ट और उनके फैमिली मेंबर को, जो अभी फॉर्चुनेटली एक अच्छी न्यूज ये भी है कि वो अभी नेगेटिव आ गया है, तो जो उसके कॉन्टैक्ट पर्सन को हमने उठाया और उनको क्वारंटाइन किया गया, तो मेजोरिटी में पेशेंट पॉजिटिव आए। फिर अब आप ये समझिए कि जब अपन कॉन्टैक्ट डिटेल्स उठाते हैं और कॉन्टैक्ट पर्सन को या उनके फैमिली मेंबर्स को, पॉजिटिव के फैमिली मेंबर्स को जब हम टेस्ट करते हैं, तो उनमें ज्यादा संभावनाएं रहती है पॉजिटिव आने की। तो अभी उस पूरे एरिया को टारगेट करके, आइडेंटिफाई करके, उस पूरे एरिया को लॉकडाउन तो पहले से कर दिया गया था, पूरे एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया है। और जहाँ फैमिली के अंदर इनसाइड हाउस, जैसा अभी कोई कह रहे थे, जहाँ ऐसा माहौल है जहाँ क्वारंटाइन नहीं किया जा सकता या आइसोलेशन में नहीं डाला जा सकता, उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। और पूरे जयपुर शहर के अंदर हम इस बात के लिए पूरी तैयार हैं कि जो भी नंबर हमारे पास क्वारंटाइन के लिए आएगा, हम पूरी तरह से उससे निपटने के लिए तैयार हैं और उसको क्वारंटाइन में हम ले लेंगे। नहीं खान साहब, बिल्कुल सही, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए सर। रामगंज में जितने लोग रहते हैं, क्या सभी का वहां पर टेस्ट किया जा चुका है? सभी की स्क्रीनिंग हो चुकी है क्या, या अभी बाकी है? देखिए, रामगंज में तो 1-1.5 लाख आदमी रहते हैं, सभी का टेस्ट नहीं किया गया है, सभी एरियाज में भी नहीं है। पॉकेट सैंपलिंग की गई, जिन पॉकेट सैंपलिंग में पॉजिटिव पेशेंट्स का असर ज्यादा है, या जिन पॉकेट में पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं, उन पॉजिटिव पेशेंट्स में से मेजोरिटी सैंपलिंग ली गई, और जो पॉजिटिव मिल गए उनके फैमिली मेंबर्स को और उनके कॉन्टैक्ट पर्सन को प्रायोरिटी पे टेस्ट किया गया है। ठीक है खान साहब, आप हमारे साथ कुछ देर में खुद ही लाइव जुड़ने वाले, फिर सवाल और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अमित गोयल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा इस वक्त। आपने सुना खान साहब ने कहा कि भाई बीजेपी जिस वक्त मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के जुगत में जुटी थी, अगर उसी वक्त कदम उठाए गए होते, सरकार का ध्यान वाकई में गंभीरता से इस तरफ रहा होता, तो आज न रामगंज होता, न मध्य प्रदेश का इस इलाका इतना बड़ा इन्फेक्टेड होता, न ही महाराष्ट्र का होता, न ही राजस्थान का जिक्र होता।
देखिए, ये तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोग इस कोरोना को जयपुर में रामगंज में फैलाने के लिए जिम्मेवार हैं, हाँ, वो यहाँ बैठकर केंद्र सरकार पर अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। हाँ, पूरा विश्व जिस प्रधानमंत्री के उठाए हुए कदमों की सराहना कर रहा है कि मोदी जी के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण ये कोरोना भारत में नियंत्रित स्थिति में है, हाँ, और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, आज राजस्थान में जयपुर में रामगंज का जो क्षेत्र है, अगर पर्टिकुलर किसी पॉकेट की बात की जाए कि उस पॉकेट में इतने कोरोना मरीज मिले हैं, तो मैं समझता हूं पूरे भारत का सबसे बड़ा ऐसा छोटा पॉकेट है जिसमें इतने बड़े मरीज मिले हैं। राजस्थान के अंदर लगभग 1046 के आसपास मरीज हैं, उसमें से आधे मरीज जयपुर में हैं और आधे मरीज के 95% रामगंज से निकले हुए हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए कि जयपुर में रामगंज में कोरोना काबू से बाहर क्यों जा रहा है, तो इसके लिए पूरी तरीके से अगर जिम्मेवारी किसी की बनती है तो सरकार का तुष्टीकरण, सरकार की लापरवाही, विधायकों का प्रशासन पर दबाव, जनता की धर्मांधता और सरकार से असहयोग की भावना। आप ये देखिए कि इस सरकार में भीलवाड़ा में जब पूरी तरीके से आपने कोरोना पे काबू पा लिया, हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे देश के सभी समाचार चैनलों पर नजर आए, उन्होंने बहुत अपनी तारीफ बटोरी। तो क्या भीलवाड़ा में अलग मुख्यमंत्री है और राजस्थान में जयपुर में अलग मुख्यमंत्री है? क्या जयपुर का मुख्यमंत्री कोई दूसरा व्यक्ति है? कुल मिला के जयपुर में विधायकों का जो प्रशासन पर दबाव रहा और राजस्थान में अलग मुख्यमंत्री है। आप ये देखिए, जयपुर में 2 दिन पहले एक मेरी बात सुनिए, आराम से शांति से सुनिए, मुझे बीच में टोकिए मत, मैं बीच में नहीं टोका आपके, आप भी मत टोकिए। जयपुर में एक ऑटो में 3 लोग बैठते हैं, कर्फ्यूग्रस्त एरिया से निकल के मुहाना मंडी सब्जी लेने पहुंच जाते हैं। जवाब दे रहा हूं। 2 लड़कियां वहां से स्कूटी में निकलती हैं। खान साहब एक सेकंड सुन लीजिए, फिर मैं आप ही के पास। वो एक व्यक्ति निकलता है रामगंज से और कलेक्ट्रेट सर्किल पे पहुंच जाता है। हाँ। जयपुर के विधायक भीड़ इकट्ठी कर राजनीतिक लाभ लेने के लिए राशन बांटने का काम करते हैं, वह पुलिस को लाठियां बांधनी पड़ती हैं। तो जिस सरकार के विधायक सरकार के नियमों का, कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जनता से आप क्या अपेक्षा करेंगे? रही बात, लेकिन सर एक गंभीर आरोप आपने लगाया तुष्टीकरण को लेकर, तुष्टीकरण को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए। क्या अभी भी इस तरीके की राजनीति हो रही कि इतनी बड़ी महामारी जहां पर, मैं बात पूरी कर दूं एक बार? हाँ, ठीक, जल्दी सर। संजय भाई, या तो मुझे मेरी बात सुनिए। बिल्कुल सर, गोयल साहब बोलिए। पूरी कर लेने दीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, एक बार राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने कहा कि 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग कर दी हमने। हाँ। अरे भैया, ये कौन सी अदृश्य से स्क्रीनिंग हो गई? हाँ। जिसकी स्क्रीनिंग हुई उसको पता नहीं चला कि मेरी जांच हो गई। हाँ। और आप कह रहे हो रामगंज में भी नहीं हुई। हाँ। तो कौन सही है और कौन झूठा है, बताइए मेरे को। क्या चिकित्सा मंत्री झूठ बोल रहे हैं? हाँ। या रफीक खान साहब झूठ बोल रहे हैं? हाँ। पहले तो यह तय करिए। ठीक। दूसरी बात, जनता की धर्मांधता की स्थिति यह है कि मुस्लिम धर्म गुरुओं ने समझाया कि ये जो कोरोना है, ये केंद्र सरकार की मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का हमको पालन नहीं करना है, हमको ज्यादा ज्यादा इकट्ठा होना है। ये जो कांग्रेस के विधायक हैं जो उसी विशेष वर्ग से आते हैं, ये अपने मुंह में दही जमा करके बैठे थे। इन लोगों ने प्रचार अभियान। सुनिए, मुझे लगता है इस पूरे मामले पर जाति धर्म से ऊपर उठना होगा सर। गोयल साहब ठीक है, जवाब दीजिए ना। आपने कहा उसी धर्म से आते हैं। खान साहब जवाब। हम इस मुद्दे को सर किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान में नहीं जोड़ेंगे। खान साहब जवाब। रामगंज पर फोकस। हम समाधान निकालने के लिए बैठे हैं सर, हम समाधान निकालने के लिए बैठे हैं। खान साहब जवाब। आप बेवजह की बातें कर रहे हो, इन बातों का कोई मतलब नहीं। सरकार ने, आप ये देखिए संजय भाई, मेरी बात सुनिए। इतने 25 दिन हो गए। राजस्थान में कल पहला एक मुकदमा दर्ज हुआ। एक व्यक्ति जो जमात से संक्रमित होकर आया था। सुनिए सर, जमात पे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। गोयल साहब, पूरा भारत जानता है सर, इस मामले को इस तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है, खान साहब जवाब। गोयल साहब एक सेकंड सर, बात सुन लिया हमने, जवाब ले लीजिए। खान साहब जवाब। रामगंज पर फोकस करके जवाब दीजिए सर। जी देखिए, ऐसा है कि पूरे रामगंज को इसके लिए दोषी ठहराना, ये बात पूरी तरह गलत है। रामगंज काफी बड़ा एरिया है, उसके एक पॉकेट में कोरोना वायरस पाया गया, और ये जो नंबर बढ़ रहा है, उस नंबर को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो जो 10 दिनों के अंदर जब ये आदमी ओमान से यहां आया इंडिया के अंदर, इसकी कोई एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग नहीं हुई, वहां से चल के अपने आप आ गया, अपने आप घर में चला गया। जैसे ही इसको पता लगा कि मेरे को बुखार हो रहा है या खांसी हो रही है, ये खुद SMS गया, इसने जाके अपना टेस्ट कराया। 10 दिन बाद में या 12 दिन बाद में ये एडमिट होता है, और एडमिट होने के बाद में ये कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। तो हम लोग बिल्कुल
मुस्तैदी के साथ में, पूरी जागरूकता के साथ में उसके कांटेक्ट पर्संस की तलाश करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करके उनको आइसोलेशन में भेजते हैं। हाँ। और जब वो आइसोलेशन पेशेंट्स की जांच की जाती है, हाँ। तो उसमें भी एक बड़ा नंबर पॉजिटिव आता है। तो जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये जो बड़ा नंबर बढ़ रहा है, ये उन एरियाज का नहीं बढ़ रहा जहां हम अलग से पॉकेट सैंपलिंग करा रहे हैं। हाँ। ये उसी पॉकेट का बढ़ रहा है जहां से हम एक बार जो पॉजिटिव, हम क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि जो पॉजिटिव पेशेंट एक बार आ गया, हम उसके सारे फैमिली मेंबर को टेस्ट करते हैं, सारे फैमिली मेंबर को क्वारंटाइन करते हैं और उसके कांटेक्ट डिटेल निकालते हैं कि किन किन आदमियों के कांटेक्ट में आया, उन सबको एक साथ लेकर के आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी से हम इस पे जल्दी से जल्दी काबू पा सकेंगे। हम खाली इस बात के नंबर से डर जाएं कि हम इनको टेस्ट करेंगे, नंबर बढ़ेगा और हम दूसरी जगह टेस्ट करने चल जाएं, तो वो इलाज नहीं है उस बात का। इसका इलाज यही है कि जैसे ही जहां जहां ये फैला है, उन पॉकेट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, सबसे पहले उनके फैमिली मेंबर्स को और फिर उनके जो कांटेक्ट पर्सन है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको टेस्ट किया जाए और जो टेस्ट में पॉजिटिव आ जाए उनको इलाज के लिए भेज दिया जाए, जो टेस्ट में नेगेटिव आए उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाए। तो अभी जो पहले जो हमारे जो क्वारंटाइन के लिए आदमी हमने लिए थे, हाँ। उसमें से करीब हम 60-70 आदमी हम रिलीज कर चुके हैं, जो 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड जिनका खत्म हो गया और हर टेस्ट में वो नेगेटिव रहे। हाँ। तो आप ये देखो कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, वैसे वैसे जो कांटेक्ट डिटेल हमने उठाई थी उनका टाइम भी पूरा होता जा रहा है और वो डेली रिलीज भी होते जा रहे हैं। जयपुर से करीब 12-13 पेशेंट जो पहले पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो चुके हैं, उनका भी क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो जाएगा तो उनको भी रिलीज कर दिया जाएगा, वो उनको भी छुट्टी हो जाएगी। तो ऐसे ये एक मॉडल जो भीलवाड़ा में हमने अडॉप्ट किया था, जो मॉडल भीलवाड़ा में लागू किया था, उसी मॉडल को जयपुर में लागू कर दिया गया है। उस पूरे एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया है, उस पूरे एरिया को क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब जिन बातों की, जिस फैमिली की ये बात कर रहे हैं, 2 लड़कियां स्कूटी पे आती है, वो सुभाष चौक से आती है। सुभाष चौक की लड़की अगर मुरलीपुरा जाती है तो कोई गुनाह थोड़ी है, कोई उसमें अपराध है क्या? वो अगर अपने मामा के घर से वहां जाती है तो अपराध है क्या उसके अंदर? बेवजह की बात को रंग देते हो। रामगंज जो एरिया रामगंज का है, जो फूटा खुर्रा अफेक्टेड एरिया है, जो जगन्नाथ शाह का रास्ता अफेक्टेड एरिया है, वहां से आदमी नहीं निकल सकता, वहां से बिल्कुल नहीं निकल सकता, निकलना भी नहीं चाहिए। वहां से कोई एग्जाम्पल नहीं है निकलने का। अब मेरी विधानसभा है, उसमें बहुत बड़ा एरिया आता है रामगंज का, उसमें से एक आदमी अभी पॉजिटिव नहीं आया है। आप रामगंज का दूसरा हिस्सा है, अखबार पढ़ने से आपको जानकारी में आएगा कि थाने के सामने वाला एरिया है, पहुंचा है, उसमें से अगर आदमी आता है और वो आदमी अगर किसी जरूरत के लिए कहीं जाता है, कैसे पहुंच गए कर्फ्यू में, किसके दबाव के कारण उनको छूट देनी पड़ी प्रशासन को, बताइए। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, इस बात को लेकर हम झगड़ेंगे नहीं सर। गोयल साहब, खान साहब, इस बात को लेकर झगड़ेंगे नहीं हम सर। समाधान निकालने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं कि आखिर क्यों रामगंज का वो पॉकेट लगातार संक्रमणों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ठीक है, आप दोनों को रुकना चाहेंगे सर, सुनिए बात समझ गए। तो इसको जाति मुद्दे को सर की बात कर रहे हो खाली, बिल्कुल इस पर नहीं जा रहा है। श्याम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, श्याम सुंदर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर ये बताइए, क्या ये हिंदू मुसलमान करने का वक्त है क्या? आपकी बातों जिस तरीके से मुद्दों को हम तो इस बात को लेकर समाधान ढूंढने की कोशिश करें, भाई भीलवाड़ा में कंट्रोल कर लिया, रामगंज में क्यों नहीं हो पा रहा? क्या कहीं पर कोई ढिलाई बरती गई है क्या? कहीं पर कोई चीजें कमजोर पड़ी है क्या, जिसकी वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है? श्याम सुंदर जी, शुरू हो गया है रामगंज में। श्याम जी सर आप बोलिए, श्याम जी अपनी बात रखिए, ये सिलसिला चलता रहेगा। आईसीयू में नहीं है, आप सुन तो लीजिए, एक पेशेंट आईसीयू में नहीं है। भीलवाड़ा में आप अरे प्रभु, आप दोनों लोगों से हाथ जोड़ के विनती है सर, चुप हो जाइए। ये लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है सर। प्रधानमंत्री मोदी एक से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, आप लोग आपस में झगड़ रहे हैं। अरे समाधान की तरफ बढ़िए आप लोग। श्याम जी, खुद की नाकामी को एग्जाम्पल देने का मैं तो बार बार कह रहा हूँ आप कर रहे हैं लापरवाही। अरे सुन तो लीजिए, अमित जी जरा सुन लीजिए, अमित जी जरा सुनिए। श्याम सुंदर जी सर आपकी आवाज आ रही है, राजस्थान सुन रहा है, इन लोगों की आवाज में म्यूट कर रहा हूं। श्याम सुंदर जी, देखिए राजस्थान की जो हालात है और रामगंज के जो हालात बने, हाँ। उसकी जिम्मेदारी सामने दिख रही है। हाँ। कि हमारी एक छोटी सी जिम्मेदारी, अगर क्वारंटाइन में उस व्यक्ति को 8 दिन तक निगाहों में रख लिया जाता, हाँ। तो स्फुटक नहीं बनती है तो हो गया, समय बीत गया। हाँ। लेकिन जो स्थिति बन गई है
उसको निमटने के लिए हमको देरी से सुपर कर्फ्यू में लाना पड़ा। कर्फ्यू से पहले लगना जाना चाहिए और उसके बाद